हेलो स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में हम कुछ थ्योरम्स करेंगे फिनाइट फील्ड्स के ऊपर। लास्ट लेक्चर में जैसे हमने ये प्रूव करा था कि हमारे पास जो हम इसको बात करते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में ये प्रूव करा था कि एफ क्यू with a finite field with the q is equal to p raised to power n elements, then every subfield of fq has order p raised to power m, and where m is a positive divisor of n. Got it? It means that जिस भी फाइनाइट फील्ड का ऑर्डर p raised to power n फॉर्म में होगा तो वहां पे p raised to power m ऑर्डर की एक सब फील्ड एग्जिस्ट करेगी, और m जो होगा वो n का डिवाइजर होगा, और वो जो फील्ड होगी वो ऑलवेज यूनिक होगी। ठीक, तो अब हम ये जो एफ क्यू है, एफ क्यू के अंदर जो नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे वो एक ग्रुप फ्रेम करेंगे, और उस ग्रुप को हम एफ क्यू स्टार से डिनोट करेंगे। ठीक, सो फॉर ए फाइनाइट फील्ड एफ क्यू स्टार डिनोट्स द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ एफ क्यू। तो सबसे पहली बात है कि नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, तो जो भी फील्ड है, कोई भी फील्ड होगी उसमें सबसे पहले जीरो और वन तो ऑलवेज होता है, बाकी बाकी एलिमेंट्स होंगे। तो नॉन जीरो एलिमेंट्स का मतलब ये हुआ कि अगर इसका ऑर्डर क्यू है तो डेफिनेटली क्यू स्टार में एक एलिमेंट कम होगा, क्योंकि नॉन जीरो की बात कर रहे हैं, तो फिर उसमें फिर सॉरी जीरो प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक, सो इसी के रिलेटेड थ्योरम है, देखिए कि ये बोलता है कि एवरी फाइनाइट फील्ड, कोई भी फाइनाइट फील्ड है एफ क्यू, द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप एफ क्यू स्टार ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ एफ क्यू इज साइक्लिक। हमें ये जो ग्रुप है एफ क्यू स्टार, उसको मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि क्यू जो है वो तीन होगा या तीन से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि मिनिमम तो दो आपके फील्ड के पास दो या दो से ज्यादा होने चाहिए। ठीक, सो क्यों? क्योंकि दो तो फिर ये दो एलिमेंट तो फील्ड क्यू के पास जीरो और वन नहीं होंगे, डेफिनेटली जीरो और वन तो क्यू होंगे ही होंगे, तो दो एलिमेंट तो आपके पास ये होंगे जीरो और वन, ये तो फील्ड में होंगे है ना। तो डेफिनेटली इनको छोड़ के ज्यादा होने चाहिए, और उसमें भी फिर हमने इस जीरो को छोड़ देना है। तो वी एज्यूम दैट क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। नाउ हम मान लेते हैं कि लेट एच इक्वल टू एच इज नथिंग बट इट इज क्यू माइनस वन। ठीक, और उसको हम ऑर्डर ऑफ एफ क्यू स्टार मानेंगे। तो अगर हमने एफ क्यू स्टार का इसको ऑर्डर मान लिया एच, और तो डेफिनेटली इट विल बी नथिंग बट इट इज क्यू माइनस वन। ठीक, एक कम होगा क्योंकि उसमें से अपने जीरो एलिमेंट को हटा देना है, सच दैट एच को हमने फैक्टराइज कर दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी। तो एच इज इक्वल टू पी वन ऑफ आर पावर आर वन, पी टू आर इज टू पावर टू, इंटू सो p raised to pm r raised to power m। ठीक, with a prime factor decomposition of order h
दैट इज q माइनस वन ऑफ एफ क्यू स्टार। हमने इसकी डिकम्पोजिशन कर दी। ठीक, तो इसको समझने के लिए साथ साथ हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पे हम एक नंबर ले लेते हैं, साथ में मान लेते हैं कि एफ क्यू का जो ऑर्डर है वो मान लेता हूँ मैं कि 5⁻² है। इसका मतलब 25 हो गया इसका ऑर्डर। ठीक, तो हमारे पास एफ क्यू स्टार जो होगा, अब क्यू यहाँ पे हमारे पास 25 हुआ, तो एफ क्यू स्टार डेफिनेटली 24 होगा। सो एच हमारे पास 24 हो गया। तो अगर हम एच को डिकम्पोज करें, तो डिकम्पोजिशन करें, फैक्टर करें, तो 8 3 × 24, तो 8 को 2⁻³ और यहाँ पे 3⁻1। तो यू कैन से कि P1 आपका 2 बन गया, R1 आपका 3 बन गया, P2 आपका 3 बन गया और R2 हमारा 1 हो गया। तो दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ H। नाउ फॉर every I is lies between 0 and m, मतलब चाहे 1 की बात करें या 2 की या 2m, द polynomial x⁻⁴ h upon pi minus 1 has almost h upon pi roots in FQ। ठीक, तो इस पॉलिनोमियल के रूट्स FQ के अंदर होंगे। तो ये हुआ क्या, ये देखो h हमारा 24 है, तो इट मीन दैट x⁻⁴ 24 डिवाइड बाई P1। P1 हमारा 2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे 24, तो 12 - 1 ये हो गया। और दूसरा पॉलिनोमियल क्या बनेगा कि अगर हम P को 2 लेंगे तो P आपका 3 होगा, तो x 8 - 1। इन पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं। तो इन पॉलिनोमियल्स के पास, इस पॉलिनोमियल के पास मैक्सिमम कितने 12 रूट्स होंगे और इसके पास कितने होंगे मैक्सिमम 8 रूट्स होंगे। ठीक, तो वही लिखा था पॉलिनोमियल दिस हैज ऑलमोस्ट h upon pi roots in FQ। नाउ अब क्लियर सी बात है कि h/pi जो है वो लेस देन h है, क्योंकि अगर एग्जांपल से चले तो h हमारा 24 है और ये आपका ये तो 12 होगा या 8 होगा, तो ऑब्वियस है 8 या 12 जो है वो h से कम होगा। सो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि देयर इम्प्लाइज देयर आर नॉन जीरो elements in FQ that are not roots of this polynomial। तो इट मीन्स दैट वहां पे एक नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे जो इसके रूट नहीं होंगे। ठीक, तो वो जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं वो हमें एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा, और वो ही जो इस फील्ड का FQ स्टार का जनरेटर बनना है। ठीक, नॉन जीरो एलिमेंट्स तो चाहिए हमें। तो हम मान लेते हैं कि लेट AI we such an element and साथ में हम मान लेते हैं कि सेट BI जो है वो
ए आई का पावर h अपॉन पी आई आर रेज टू पावर आई है। ठीक है, तो इट मीन दैट हमने क्या माना कि देखो यहाँ पे वापस कैरी कर देता हूँ उसको यहाँ पे। तो हमारे हमने बी क्या माना कि अगर a1 ai कोई नंबर लिया हमने, तो h हमारा पास 24 है और यहाँ पे 2⁻³ बनेगा, या ai 24 अपॉन दूसरा है 3⁻1। तो दैट इज ai, ये आपके पास 3 बन गया, और ये आपके पास बन गया ai⁻8। तो इसकी बात कर रहे हैं, तो इसको हमने vi बोल दिया और इसको vi बोल दिया। ठीक, चाहे वो आपका इज डिपेंडिंग अपॉन कि आपने अब ऑब्वियस है, आप जब 1 पुट करा तो यहाँ 1 आ जाएगा, इसका मतलब ये 1 हो गया, तो ये b1 हो गया, और ये आपका 2, तो ये 2b2। तो ये आपका नॉन जीरो एलिमेंट ये b1 हो गया, और ये आपका b2 हो गया। तो इसी तरह से यहाँ पे b1 b2 b3 सो bm तक एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे। अच्छा, एक चीज हमने वो और ये करा है कि ये ai जो है वो नॉन जीरो एलिमेंट है। ठीक, तो इट मीन दैट कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इट मीन्स दैट यहां से हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि एक्स एच ओवर पी आई लिखा ना -1, और ये ए जो वो इसका रूट नहीं है, तो इट मीन दैट ए आई रेज टू पावर एच ओवर पी आई इज नॉट इक्वल टू 1। इक्वल टू 0 नहीं होगा तो ये 1 के बराबर नहीं होगा। ठीक, इसका मतलब a1 h ओवर p1 1 के बराबर नहीं होगा, और a2 h ओवर p2 ये भी 1 के बराबर नहीं होगा। तो इस कंटेक्स्ट में देखें तो ये आपका a1³ भी 1 नहीं होगा, और a2⁻8 भी 1 नहीं होगा। ठीक, सो देन अगर हम b के ऊपर दोनों तरफ पावर इरेज कर देते हैं, पी आई पावर आर रेज टू पावर आई, तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे ए आई एच ओवर पी आई रेज टू पावर आर आई का पावर पी आई आर आई। तो ये वाला फैक्टर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो वी लेफ्ट विद ए आई एच। ठीक, अब देखो ये नॉन जीरो एलिमेंट है, और एच हमारा अगर 24 मान लो 24 है। ठीक, और अगर ए वन जो है रेज टू पावर 3 0 नहीं है, 1 नहीं है, और a2 का पावर जो 8 है वो भी 1 नहीं है, तो इट मीन दैट ऑर्डर तो इसका क्या है, इस फील्ड का जो ऑर्डर है नॉन जीरो एलिमेंट्स, तो एफ स्टार का जो ऑर्डर है वो कितना माना है हमने, एच माना है। ठीक, एफ स्टार का जो ऑर्डर है वो एच है, और ए नॉट जो वो नॉन जीरो एलिमेंट है तो एफ स्टार में प्रेजेंट होगा। तो मैक्सिमम डिग्री इसकी यहाँ पे कितना आ गया, एच आ गया, इट मीन दैट ये तो 1 होना ही चाहिए, अदरवाइज ये तो आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। फाइनाइट फील्ड्स है तो डेफिनेटली ये फाइनाइट होना चाहिए, तो डेफिनेटली ए आई रेज टू पावर एच इक्वल टू 1, क्योंकि मैक्सिमम डिग्री जो है वो, अब इससे हम ये प्रोडिक्ट नहीं कर सकते कि ए आई का ऑर्डर एच होगा। ए आई का ऑर्डर हो सकता है कि कम हो। ठीक, बट यहाँ पे मैक्सिमम जो है पावर एच से आगे तो जाएगा नहीं, क्योंकि उसके आगे उसने क्या करना है, रेपिटेशन स्टार्ट हो जानी है, क्योंकि मैक्सिमम जो डिग्री है वो 24 हो सकती है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एच हो सकती है, तो यहाँ पे 1 बनेगा। तो यहाँ से हमने ये प्रिडिक्ट कर दिया कि वी आई
रेस टू पावर पी आई रेस टू पावर आर आई जो है वो 1 के बराबर आ गया. सो हेंस वी कैन से द order of vi is a divisor of pi ri. ठीक, तो जो इसका ऑर्डर होना है वो डेफिनेटली इसका फैक्टर होगा. ठीक, क्योंकि मिनिमम डिग्री पे हमें नहीं पता कि ये इसकी लीस्ट पावर है. ठीक, लीस्ट पावर होगी तभी हम ये बात कर सकते हैं कि इट इज ऑर्डर तभी होता है इफ इट इज लीस्ट. तो इसकी हम बात नहीं कर सकते, बट इतना क्लियर है कि अगर ये 1 बन रहा है तो इसका जो ऑर्डर होगा वो डेफिनेटली इसका फैक्टर होगा. तो नाउ वी कैन से so now it is clear that the order of vi is divisor of pi ri. Now अगर इसका फैक्टर होगा तो डिवाइजर होगा ऑर्डर, then therefore it is of the form pi raised to power si with 0 less than equal to si less than equal to ri. ठीक, तो इसका ऑर्डर डेफिनेटली इस फॉर्म में ही होगा ऑर्डर. आल्सो अगर हम बी आई का पावर वी आई रेस टू पावर आर आई -1 करें, then that will be ai h over pi. ठीक, उसमें से हमने क्या किया, एक अगर बी आई रेस टू पावर पी आई आर आई -1 करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू ए आई एच ओवर बी आई. क्यों होगा ये, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे देखो बी आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, क्योंकि बी आई इज इक्वल टू आर ए आई रेस टू पावर एच ओवर बी आई आर आई. तो डेफिनेटली यहाँ से हमने जो इसकी पावर है वो एक कम करी, सेम से रेज करा, एक कम कर दी पावर यहाँ पे, तो डेफिनेटली यहाँ पे पी की पावर 1 रह जाएगी. ठीक, सो नाउ दिस एक्सप्रेशन इज नॉट इक्वल टू 1. क्यों नहीं होगा 1, क्योंकि आपका जो ए आई है, क्योंकि जो हमारे पास इक्वेशन है एक्स रेज टू पावर पी आई -1, ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता इस इक्वेशन को. इसका इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा ए आई, तो डेफिनेटली एच ओवर पी आई इज ओवर नॉट इक्वल टू 1 होगा. सो इज नॉट इक्वल टू 1. इट मीन दैट यहाँ पे हम ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं, देखो यहाँ पे हम ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि बी आई का पावर पी आई रेस टू पावर आर आई जो 1 के बराबर है, लेकिन जैसे ही हमने थोड़ा सा एक्सपोनेंट कम करा, इससे कम करा, ठीक, क्योंकि हम प्रिडिक्ट करा कि ऑर्डर इसका इस तरह से होगा, पी आई तो एज इट इज रहेगा, बट यहाँ पे कुछ इसका मल्टीपल आएगा, तो डेफिनेटली आर आई -1 जो होगा
वो लिया हमने, तो हमने व्हाट वी कि ये नॉट इक्वल टू 1 आ रहा है। इट मीन्स दैट जैसे ही यहाँ से हम थोड़ा सा पी आई का पावर कम करेंगे तो ये 1 के बराबर नहीं आएगा। इट मीन दैट इसके जो नीचे जो डिवाइजर है कोई, उस पे ये 1 आ ही नहीं रहा है। इट मीन दैट इसका मतलब इसका जो ऑर्डर है वो पी आई रेज टू पावर आर आई ही होगा। बिकॉज जैसे ही हम थोड़े सा इसका बी आई का एक्सपोनेंट कम कर रहे हैं तो ये 1 नहीं आ रहा है। ठीक, अगर ये 1 आता तो इसका मतलब इसका ऑर्डर फिर ये हो जाता। जब यही नहीं आ रहा तो इसके नीचे डेफिनेटली कोई भी नंबर ऐसा, कोई भी वी आई का एक्सपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसके ऊपर ये 1 आएगा। तो 1 ये ओनली इसके ऊपर ही आ रहा है। तो फ्रॉम दिस लॉजिक वी कैन कंक्लूड दैट the order of vi is pi raised to power ri। ठीक, तो यहाँ से हमने ये प्रेडिक्ट कर दिया कि बी आई का जो ऑर्डर है वो आर ऑफ आई है। तो यहाँ से देखो हमने बी वन क्या माना था, इसका मतलब बी वन का जो ऑर्डर है वो बी वन का जो ऑर्डर है वो क्या बना हमारे पास, यहाँ से हम प्रेडिक्ट करें तो बी आई का ऑर्डर हमारे पास ये नंबर ही बना। तो बी वन का ऑर्डर बना 2 रेज टू पावर 3 मतलब 8, क्योंकि दिस इज पी वन रेज टू पावर आर वन। और उसी तरह से बी टू का बना हमारे पास 3 रेज टू पावर 1। ठीक, तो इस तरह से हमने ये कंक्लूड कर दिया कि इसका ये ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा। नाउ तो अब हमने ये ऑर्डर क्लेम कर लिया है। अब हमारे पास जस्ट ये शो करना है कि हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर एच होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही ऑर्डर एच हो जाएगा वो एफ क्यू स्टार का, क्यों क्यों क्योंकि इसका एफ क्यू स्टार का जो ऑर्डर है वो एच है। ये साइक्लिक ग्रुप तभी बनेगा अगर एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करे जिसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, एच होगा। ठीक, अगर ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए जिसका ऑर्डर एच हो तो वो साइक्लिक बन जाएगा। सो हम भी क्लेम that the element v equal to v1 into v2 into so and so, जितने भी ये एग्जिस्ट कर रहे हैं bm तक, हैज ऑर्डर h। हमने ये क्लेम कर लिया कि इस b का जो ऑर्डर है वो h है। ठीक, तो हम इसको कंट्राडिक्शन से शो करेंगे। तो suppose that order of b is not equal to h, but it is a proper divisor of h। ठीक है, हमने मान लिया कि h जो है वो प्रॉपर डिवाइजर ऑफ h है, मतलब h का डिवाइजर होगा। ठीक, h का डिवाइजर हमारे पास h हमने 24 माना है, तो इसके डिवाइजर हमारे पास पता है क्या क्या होंगे, 1 2 3 4, फिर 6 8 12 एंड 24। तो इसका ही कोई ना कोई डिवाइजर होगा, इनमें से कोई होगा। ठीक है, कोई एलिमेंट होगा बी का ऑर्डर। तो कंट्राडिक्शन मानी है हमने, ठीक, कि ये इसका ऑर्डर नहीं है, एच नहीं है। देखते हैं कहाँ पे कंट्राडिक्शन, किस पॉइंट पे भी कंट्राडिक्शन आता है। सो देयरफॉर it is
it is means order. It is a divisor of at least one of the m integer h upon pi, and 1 is less than equal to I less than equal to m. तो डेफिनेटली h अपॉन पी आई का डिवाइजर होगा कोई ना कोई इन सभी में से। अगर हम इसकी बात करें तो h जो होगा वो डेफिनेटली, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हम इसमें एग्जांपल कोट कर रहा हूँ साथ साथ में, तो 24 और P1 हमारा बना है 2 और P2 हमारा 3 है। तो डेफिनेटली अगर हम h अपॉन P1 की बात करें तो दैट विल बी 12 एंड दूसरा h अपॉन P2 इज इक्वल टू 8. तो इट मीन दैट ऑर्डर ऑफ B इज डिवाइजर ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ दिस वन, या तो 12 का वो होगा या वो 8 का डिवाइजर होगा, यू कैन से। तो मान लेते हैं कि से ऑफ h अपॉन P1, मान लेते हैं कि वो h अपॉन P1 का डिवाइजर है, देन वी हैव, हमने मान लिया कि वो 12 का डिवाइजर है। तो वी कैन राइट कि ऑर्डर है, सो डेफिनेटली अगर इसका डिवाइजर है ऑर्डर तो h अपॉन B1 का जो पावर होगा वो 1 के बराबर है। एम आई राइट? यस, 1 आएगा। और अगर पावर 1 आएगा तो यहाँ पे B1 की मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो B की वैल्यू है B1 h ओवर P1 V2 h ओवर P1 V3 या V3 3 times is okay, and so on, so PM h अपॉन P1, ठीक, ये 1 के बराबर होगा। नाउ तो if 2 is less than equal to I less than equal to M, then PI RI divides h अपॉन P1। ये देखिए यहाँ पे I की वैल्यू 1 क्यों नहीं ली, 2 से क्यों स्टार्ट हुआ। देखो अगर मैं यहाँ पे I की वैल्यू 1 लेता हूँ तो P1 R1 और P2 R2, ये दो चीजें बन रही है हमारे पास। तो P1 R1 हमारे पास 2 रेज टू पावर 3 है तो वो 8 है, और ये हमारे पास 3 रेज टू पावर 1 है 3 है। तो अगर h अपॉन P1 की बात करें तो h अपॉन P1 हमारा कितना है, यहाँ पे h अपॉन P1 हमारा बनेगा, h हमारा 24 है, P1 हमारा 2 है, तो 12। यू कैन सी कि 8 नॉट डिवाइड 12 but 3 divide 12. So it means that P1 R1 not divide this one, but P2 R2 divide h over P1. So that's why we taking I is varies from 2 to M. I hope you got the idea. अगर ये इसको डिवाइड करता है, hence VI raised to power h over P1, इसका देखते हैं डिग्री क्या आता है। तो h ओवर P1 कर दिया। सो डेफिनेटली देखिए एक चीज है कि अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है तो
जो H over Pi होगा that will be multiple of this. So you can write some यहाँ पे हम कोई नंबर लिख सकते हैं, T लिख दिया, T is quotient and this is divisor plus remainder you can say. So it is something, H की जो वैल्यू आएगी that will be H over P1 की जो वैल्यू बनेगी, this is not I, this is 1. So you can say HI VI raised to power, इसकी हम वैल्यू पुट करें, that will be PI raised to power RI into T for some पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। और ऑब्वियस है वी आई रेज टू पावर पी आर आर आई को हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसका तो पी बी आई, तो इसका पी आई का जो ऑर्डर है वो तो ये है, तो यहां से हम ये लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू 1, तो 1 रेज टू पावर टी इज 1। तो यहां से ये क्या कंक्लूड हो गया, यहां से ये कंक्लूड हो गया कि वी आई एच ओवर P1 तो हमारे पास 1 के बराबर आ गया। लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली, VI रेज टू पावर H ओवर P1 is equal to 1. So therefore B1 का जो ऑर्डर है over P1 that will be 1, ठीक। और अगर ये 1 पे होल्ड कर रहा है, so we can write the order of, क्योंकि I की वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं यहाँ पे, इससे कंफ्यूज नहीं करना है, ये तो रिजल्ट ओनली इसके लिए होल्ड कर रहा था, तो ये रिजल्ट तो यहीं पे खत्म हो गया ना, ठीक। नाउ दिस इज जर्नल रिजल्ट, सो ये आपका I 1 के लिए भी होल्ड करेगा, तो डेफिनेटली ये 1 आ रहा है, तो यहाँ पे ये 1 आया, ठीक। सो देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ B1 must divide H अपॉन P1, ठीक। वही बात है ना कि हमें नहीं पता कि ये B1 का लीस्ट पावर है, मतलब ये जो है अगर लीस्ट पावर हो तो फिर यही B1 का ऑर्डर बन जाएगा, तो वी डोंट नो बट इज वेदर इट इज ए लीस्ट और नॉट। सो इससे हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो भी इसका B1 का ऑर्डर होगा उससे ये नंबर पक्का डिवाइड होगा, ठीक। सो दैट वी रिटन हियर द ऑर्डर ऑफ V1 मस्ट डिवाइड H B1 which is impossible। क्यों impossible ये, which is impossible because जो ऑर्डर ऑफ B1 है वो क्या है, वो तो P1 रेज टू पावर R1 है, और ये तो इसको डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक। क्यों नहीं करेगा डिवाइड, ये देखो हमने यहाँ पे पूरा आपको करके बताया कि ये इसको डिवाइड नहीं कर रहा है ये, ठीक। ये देखिए R इक्वल टू 1 के लिए ये इसको डिवाइड नहीं करेगा, ठीक। सो इट मीन्स दैट जो हमारी एजम्पशन थी क्या कि इस B का जो ऑर्डर है वो H नहीं होगा, दैट इज रॉन्ग। सो हेंस इट मीन्स दैट thus the order of B is equal to H, and that equal to you can say order of VQ star। तो ये जो V एलिमेंट है वो क्या बन गया, इस मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप के लिए जनरेटर का काम करेगा,
thus FQ star is a cyclic group with generator B. So that's all this theorem. So this is the theorem. Now the next definition is, so what we अच्छा थोड़ा थ्योरम के थोड़ा सा हमने इसकी स्टेटमेंट डिस्कस कर लेते हैं कि वी हैव टू कीप इन माइंड कि जो भी हमारे पास फाइनाइट फील्ड होगी उसके जो नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे वो एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बनाएंगे और वो जो ग्रुप होगा वो क्या होगा, साइक्लिक होगा. तो कीप इन माइंड कि नॉन जीरो एलिमेंट जो फाइनाइट फील्ड के होंगे वो एक साइक्लिक ग्रुप बनाते हैं. ठीक, तो इसी से रिलेटेड एक डेफिनेशन आगे बनती है कि व्हाट इज परमिटिव एलिमेंट. परमिटिव एलिमेंट, a generator of the cyclic group FQ star is called a primitive element of FQ. तो जो इस नॉन जीरो एलिमेंट्स का जो ग्रुप का जो जनरेटर होगा उसको ही प्रिमिटिव बोलेंगे. तो यहाँ पे एक चीज है कि एक फील्ड के पास बहुत ज्यादा प्रिमिटिव फील्ड हो सकते हैं, प्रिमिटिव एलिमेंट हो सकते हैं, और प्रिमिटिव एलिमेंट्स निकालने का सीधा से एक तरीका है हमारे पास. अगर हमारे पास जो फील्ड है वो फाइनाइट फील्ड FQ है, सो इसके पास नंबर ऑफ प्रिमिटिव्स कितने होंगे, एंड दैट विल बी, सो फील्ड FQ इज इक्वल टू ये contains phi of Q minus 1 primitive elements. Primitive elements, और आपको पता है phi क्या होता है, phi is Euler function. So it is very easy कि किसी फील्ड के पास कितने primitives होंगे, तो phi of Q minus 1 primitives होंगे. और phi of Q का आपको पता होगा, अगर phi of Q का आपको पता नहीं है, phi of Q minus 1 या यू कैन से, तो phi of n जैसे होता है, so it is nothing but it is a number of integers between 1 and n, 1 और n इंक्लूसिव, 1 और n भी इंक्लूडेड होंगे, inclusive, which are co-prime to n, so जैसे सपोज करो आपको 5 6 निकालना है ना, तो पहले तो आपने क्या करना है, यहाँ पे काउंटिंग ले लेनी है आपने 1 2 6, फिर आपने 6 के साथ देखना को प्राइम का मतलब जीसीडी 1 होना चाहिए, तो 6 और 1 का जीसीडी 1 आएगा, 2 और 6 का 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 और 6 और 4 का 2 आएगा, 6 और 5 का भी 1 आएगा, और 6 और 6 का 1 आएगा, तो दो ही को प्राइम हुए, 1 और 5. सो इट मीन्स दैट ओनली 2 5 6 की वैल्यू 2 ही आएगा. तो जैसे हम ऊपर जो क्वेश्चन करा हमने, तो हमारे पास जो फील्ड स्टार था
उसका हमने जो ऑर्डर था वो हमने Q-1 या युगन से H माना था हमने, वो माना था हमने 24 माना, क्योंकि ऑर्डर P था 5⁻²² माना था तो 24 था। तो इसी तरह से अगर हम नंबर ऑफ प्रिमिटिव एलिमेंट्स फाइंड आउट करने चाहें कि FQ* में कितने प्रिमिटिव्स होंगे, तो सबसे पहले हमें Q-1 तो हमारा हो गया ना, Q-1 ये हो गया हमारे पास 24। बिकॉज हमारे पास जो Q था वो हमने 5⁻² माना, ठीक। तो P⁻² था तो Q हमारा 24 आ गया, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रिमिटिव्स जो फाइंड आउट करने हैं वो हमने सॉरी 5/24 फाइंड आउट करने हैं। तो 24 में कितने एलिमेंट्स आएंगे ये चेक करना पड़ेगा। तो 1 और 24 का GCD 1, तो 1 आ गया। फिर 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 आएगा। 5 और 24 में GCD 1 होता है। 6 नहीं आएगा, 7 और 24 में GCD 1, फिर 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, 11 भी 11 आएगा, 11 और 24 में GCD 1 होता है। फिर 12 नहीं आएगा, 13 आ जाएगा। फिर 13 का 14 और GCD 2 आ जाएगा। फिर 14 15 भी इंक्लूडेड होगा, को प्राइम होगा 24 के साथ। 16 नहीं होगा, 17 होगा। फिर 18 नहीं होगा, 19। फिर 20 नहीं होगा, 21 एंड 23। तो इतने एलिमेंट्स बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसके पास 9 प्रिमिटिव एलिमेंट्स होंगे। इसको चेक कर लेना केयरफुली। So this is the way to find the primitives. So one more thing, the existence of prime elements can be used to show a result that in particular every finite field, जो भी finite field है, can be thought of as a simple algebraic extension of its prime subfield. क्योंकि हमारे पास अगर प्राइम एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे तो जो भी फाइनाइट फील्ड होगी तो उसको हम एक ट्रीटेड एज ए सिंपल अलजेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ इट्स प्राइम सबफील्ड, क्योंकि प्राइम का एक ही सबफील्ड एग्जिस्ट करता है। देखिए हमारे पास अगर ये कोई फील्ड है, ठीक है, और फाइनाइट फील्ड है, ये क्यू मान लिया, तो इसकी एक सब प्राइम सबफील्ड एग्जिस्ट करेगी, ठीक। ऐसे नहीं है कि इसकी और भी एग्जिस्ट कर सकती है। तो ये मान लिया कि इसकी एक P1 प्राइम सबफील्ड एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि ये प्राइम नहीं है, ये आपकी फाइनाइट है, इसकी ये प्राइम है। अगर ये प्राइम है तो इसकी फर्दर कोई सबफील्ड नहीं होगी, ठीक। तो वी कैन से दैट कि अगर ये प्राइम सबफील्ड है इसकी, तो डेफिनेटली ये जो FQ को है, FQ को हम मान सकते हैं कि ये सिंपल अलजेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ FP1 है, या सिंपल अलजेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ प्राइम सबफील्ड FP2 है, ठीक। तो अब हमारे पास एक थ्योरम है, हम इसको डिस्कस करते हैं। तो यू जस्ट वेट। तो नेक्स्ट थ्योरम इज लेट FQ be a finite field and FR a finite extension of field FQ. So ये हमारे पास FQ है और FR जो है वो इसकी एक्सटेंशन है। Then FR is a simple extension of FQ. तो इट मीन दैट, ये हमने रिजल्ट पहले भी यूज करा है कि
किसी भी फाइनाइट फील्ड की जो एक्सटेंशन होती है वो ऑलवेज सिंपल होती है, और सिंपल फील्ड एक्सटेंशन का डेफिनेशन भी पढ़ा है कि वो डेफिनेटली एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट होगी, एक सिंगल एलिमेंट के एडजेक्शन से बन जाएगी। सो डेफिनेटली एफ क्यू जो आएगा दैट विल बी, इसके साथ एक एलिमेंट एडजेंक्ट करेंगे तो आपके पास एफ आर बन जाएगा। तो यू कैन से कि एफ आर विल बी इक्वल टू एफ क्यू, और यहाँ पे एक एलिमेंट एडजेक्ट होगा इसके साथ, और क्या बोल रहे हैं कौन सा एडजेक्शन होनी है, एवरी प्रिमिटिव एलिमेंट्स ऑफ एफ आर कैन सर्व एज ए डिफाइनिंग एलिमेंट ऑफ एफ आर ओवर एफ क्यू। तो इट मीन दैट जो इस एफ क्यू का प्रिमिटिव होगा, एफ क्यू का जो प्रिमिटिव होगा, अब इसके बाद बड़े ज्यादा प्रिमिटिव हो सकते हैं। अगर मैं मान लेता हूँ कि जीटा 1 या जीटा 2 एंड जीटा 3, तो इसके पास ये अगर प्रिमिटिव्स हैं तो इसके बिस्पेक्टिव हमारे पास एफ आर जो बनेगा वो एफ क्यू जीटा 1, ये सिंपल एक्सटेंशन होगी। उसी तरह से इसका मतलब बहुत ज्यादा जितने प्रिमिटिव एलिमेंट होंगे उतने ही सिंपल एक्सटेंशन एग्जिस्ट कर जाएंगे। ठीक, तो एक एक्सटेंशन ये मतलब जो भी आपके पास प्रिमिटिव एलिमेंट्स होगा उसके वो उस सिंपल फील्ड को बना देगा। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस थ्योरम। सो लेट्स डू द प्रूफ। So let zeta be a primitive element, इसका primitive element of FR मान लिया। Clearly तो यहाँ पे हमने जीटा जो है प्रिमिटिव एलिमेंट एफ आर का लिया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हमने पहले हमने एफ क्यू के कंटेक्स्ट में ये डिस्कस किया, तो इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं, पहले हम पूरा इसका प्रूफ चेक करते हैं। सो अगर हमने इसका प्रिमिटिव एलिमेंट लिया, ये हमारे पास एफ क्यू हो गया एंड दिस इज एफ आर। सो जीटा इज primitive elements of FR. Clearly we have जो एडजेक्शन होगी क्यू एफ क्यू के साथ जीटा जीटा की, वो दैट विल बी डेफिनेटली एफ आर का सबसेट होगा। ठीक, बट आल्सो एफ क्यू जो एफ क्यू ऑफ जीटा जो होगा वो कंटेन करेगा, कंटेन्स 0 भी आएगा एंड all powers of जीटा। ठीक, अगर सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर आएंगे, क्योंकि एफ क्यू के अंदर तो पहले ही हमारे पास एक एफ क्यू हमारे पास फाइनाइट फील्ड है। ठीक, और इसके साथ हमने इसकी एक्सटेंशन एफ क्यू जीटा बनाई, और इस ये डेफिनेटली एफ आर के अंदर हुआ क्योंकि ये एफ आर जो इसकी एक्सटेंशन है, और एक हमने एक एक्सटेंशन हमने इसकी एडजेक्शन से बनाई, ये इसके अंदर होगा। और साथ में एफ क्यू के पास 0 भी होगा क्योंकि ये फील्ड है, तो फील्ड है तो 0 और 1 आइडेंटिटी एलिमेंट तो होता ही है, और बाकी जितने भी
जीटा की पावर्स होगी, क्योंकि ये ग्रुप होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो अगर जीटा इसके अंदर है तो जीटा इंटू जीटा भी इसके अंदर होगा, तो स्केयर्स पावर्स भी ऑब्वियस है जीटा के पास डेफिनेटली होंगी। तो इट मीन दैट जो हमारे पास ये थोड़ा सा उठा देते हैं पहले, जितने भी जीटा की पावर्स होंगी वो सारी की सारी इसके अंदर कंटेंट होंगी। सो ऑल एलिमेंट्स ऑफ एफ आर, इट मीन्स दैट एफ आर के सारे एलिमेंट जो होंगे वो इसके अंदर होंगे। सो इट व्हाट दिस मीन, इट मीन दैट एफ आर इज सबसेट ऑफ एफ क्यू ऑफ जीटा। सो फ्रॉम हियर यू कैन से, यहाँ पे इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं। सो फ्रॉम 1 and 2 यू कैन से कि एफ आर जो होगा वो एफ क्यू ऑफ जीटा के बराबर आ गया। ठीक। सो अगर कोई फील्ड एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं कि वो सिंपल फील्ड है। तो हेंस एफ आर इज ए सिंपल algebraic extension of FQ। सो ये रिजल्ट हमने बहुत बार यूज करा है कि जब भी कोई फाइनाइट फील्ड का एक्सटेंशन होगा तो डेफिनेटली वो सिंपल होगा। दिस इज दिस वेरी सिंपल प्रूफ, but you have to define first, have to define what is primitive elements। तो primitive elements के लिए आपको इट मे बी कि आपको ये जो लास्ट थ्योरम हमने करा है वो आपको प्रूव करना पड़े कि this will be the generator of cyclic group of non-zero elements। Okay, so now one more corollary about this theorem। So that corollary is, then corollary is, so for every finite field FQ and every positive integer n, there exists an irreducible polynomial in ring polynomial over FQ of degree n। This is a beautiful result कि अगर finite field है और कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो उसके रिस्पेक्ट में एक इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल जरूर एग्जिस्ट करेगा इन द रिंग पॉलिनोमियल ओवर दिस गैल्बा फील्ड FQ of degree n। So there is simple proof of this। Let FR be the extension field of FQ of order Q raised to power n, so that, ठीक, Q तो इसका ऑर्डर होगा ना, और इसका ऑर्डर हमने मान लिया Q raised to power n। ठीक। सो डेफिनेटली डायमेंशन ऑफ FR जो होगी वो FQ over FQ that will be n। तो आई थिंक इट इज वेरी क्लियर, ये हमारे पास FQ है और ये हमारे पास FR है। तो इन दोनों का पावर फर्क कितना है, ओनली n का है। यहाँ पे इसका जो डायमेंशन है वो Q है और इसका जो डायमेंशन है वो Q रेज़ टू पावर n है। ठीक। तो डेफिनेटली जो डायमेंशन ऑफ FR ओवर FQ होगी वो n होगी। सो वाई अबव थ्योरम, ऊपर हमने क्या किया कि
एफ आर जो होगा वो सिंपल फील्ड होगा, और वो सिंपल फील्ड होगा तो डेफिनेटली कोई ना कोई प्रिमिटिव एलिमेंट्स के एडजेक्शन से वो एफ आर बनेगा. सो दैट इज एफ आर इज इक्वल टू एफ क्यू ऑफ जीटा, एंड जीटा इज बिलोंग्स टू एफ आर. then then so fr is equal to fq of zeta, for zeta belongs to fr. Then the minimal polynomial of zeta over q over fq is an irreducible polynomial in fq of x of degree n, because क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज हमने एक रिजल्ट पढ़ रखा है. बिकॉज अगर इफ जीटा इज algebraic over fq, then its minimal polynomial over fq is always irreducible in fq. of x. तो डेफिनेटली ये बिकॉज ऑफ दिस रिजल्ट, क्योंकि ये जो आपका प्रिमिटिव एलिमेंट्स है जीटा, इट विल बी algebraic over fq because it belongs to fr. So that's all for this tolerary. So what we got from this, कि हमारे पास जब भी कोई फाइनाइट फील्ड होगी तो एवरी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो, उसके विद रिस्पेक्ट टू एक आपको वहां पे इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल मिलेगा ही मिलेगा, जिसका डिग्री n होगा ओवर एफ क्यू ऑफ एक्स. क्यों होगा? क्योंकि अगर एफ क्यू ले रहे हैं तो एफ क्यू का जो आपका डिग्री है वो p रेज टू पावर n टाइप होगा. ठीक. और जब इसकी एक्सटेंशन फाइंड आउट करेंगे तो वो भी आपकी कुछ इसका ही मल्टीपल होगा, p रेज टू पावर समथिंग होगा. तो वही हमने q रेज टू पावर n टाइप लिया यहाँ पे. और डेफिनेटली जब इसकी डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे तो डायमेंशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. और अभी हमने ऊपर प्रूव करा है कि कोई भी अगर हम फाइनाइट फील्ड की एक्सटेंशन लेंगे वो ऑलवेज सिंपल होगी, और उसको जो जनरेट करता है वो एक प्रिमिटिव एलिमेंट होगा एफ क्यू का. अगर ये प्रिमिटिव एलिमेंट है तो इसका प्रिमिटिव जो पॉलिनोमियल है वो ऑलवेज रिड्यूसिबल होगा. ठीक. और ये प्रिमिटिव है तो डेफिनेटली इस प्रिमिटिव एलिमेंट्स का जो ऑर्डर होगा वो n होगा. ठीक. क्योंकि हमने जो प्रिमिटिव एलिमेंट्स वही होते हैं जो जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप होंगे, तो डेफिनेटली वो n के बराबर होगा. तो अगर मिनिमल n का
इस जीटा का ऑर्डर n है तो डेफिनेटली जो मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ जीटा ओवर एफ क्यू होगा। एक तो वो रिड्यूसिबिलिटी की बात हमने रिजल्ट से बात कर दी, बट ऑर्डर जो n होगा बिकॉज ऑफ दिस। इरिड्यूसिबल क्यों होगा? क्योंकि कोई भी अगर एलिमेंट एल्जेब्रिक होगा तो उसका परमिटिव मिनिमल पॉलिनोमियल ऑलवेज एल्जेब्रिक होता है, इरिड्यूसिबल होता है। So that's all for today's lecture. Thank you.